गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने करंट अफेयर्स के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने नेशनल करंट अफेयर्स शुरू कर दिया और जिसमें से हमने बहुत सारे पार्ट को कवर अप कर लिया। कुछ पार्ट हमारा बचा हुआ है जिसमें से लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे भुखमरी के खिलाफ सरकार की प्रमुख पहले। ठीक है, हमने उस टॉपिक को देखा था जिसमें से कुछ सरकार की पहले जो है उस पर हमने नज़र डाल दिया था। आगे देखते हैं, कुछ जो बचा हुआ पार्ट है उसको देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने पोषण अभियान देख लिया, हमने मिड डे मील देख लिया, हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देखा, फूड फोर्टिफिकेशन, और उसके बाद आप देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है, तो ये क्या है, सरकार की कुछ प्रमुख पहले हैं किसके खिलाफ, तो भूखमरी के खिलाफ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बताया जा रहा है कि यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी युक्त खाद्यान्न की प्राप्ति के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कानूनी रूप से हकदार बनाता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए, तो देखिए ये सब्सिडी युक्त खाद्यान्न की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये आपको आंकड़ा ध्यान रखना है। ग्रामीण के लिए कितना, 75% और शहरी आबादी के लिए 50%। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मिशन इंद्रधनुष, देखिए मिशन इंद्रधनुष में क्या दिया गया है, एक बताया जा रहा है इसमें कि यह 12 टीका रोकथाम योग्य बीमारियों, जो भी आपका वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज है, उसके विरुद्ध टीकाकरण के लिए 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करता है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो आपको की पॉइंट याद रखना है किसके लिए, जो 2 वर्ष से कम बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, ये उसको कवर अप करता है। और क्या है, 12 टीका रोकथाम। ठीक है, तो याद रखेंगे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के विरुद्ध। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला पहल है एकीकृत बाल विकास सेवा, ICDS योजना। ठीक है, यह वर्ष बताया जा रहा है कि 1975 में शुरू की गई योजना है, जो 0 to 6 वर्ष। ठीक है, तो इतने वर्ष के बच्चों, फिर उसके बाद गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है। ठीक है, तो याद रखेंगे एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो है ये बच्चों के लिए 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए, और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए एक पैकेज है। कितना, तो 6 सेवाओं का एक पैकेज है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1975 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में गरीबी का अवमूल्यन। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है कि अप्रैल में भारत, एक मिनट, हाँ अब क्लियर होगा। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि अप्रैल में भारत 142.86 करोड़ लोगों की आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। तो खैर हम ये इस चीज़ से शुरू से ही हम लोग परिचित हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अब जो है भारत ने किसको, चीन को पीछे छोड़ते हुए अब भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश ये बन चुका है। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में उल्लेखनीय रूप से कमी हुई है। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसमें कुछ कमी हुई है गरीबी में, जिसमें बताया जा रहा है कि पिछले 15 वर्षों में, मतलब एक आंकड़ा दिया जा रहा है 2005-06 से लेकर 19 से 21 तक की अवधि के भीतर 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो ये एक सरकारी आंकड़ा है। ठीक है, खैर ऐसे कई आंकड़े होते हैं जो कागजी, या फिर आप कह सकते हैं जो सरकारी आंकड़े वो कई कागज़ तक तो बहुत सही लगता है, लेकिन अगर वो सही रूप में अगर क्रियान्वित होता है तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, बेहतर होता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट है, बताया जा रहा है कि 2005-06 में जहां गरीबों की आबादी 55.1% थी, वहीं 19-21 में यह घटकर 16.4% हो गई। तो इससे एक अनुमान लगाया गया कि यहाँ 2005 से लेकर 2021 तक का जो कार्यकाल है, इस बीच जो है क्या हुआ है, गरीबी जो है, लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, और देखिए बताया जा रहा है 2005-06 में भारत में लगभग 64.5 करोड़ लोग गरीबी की सूची में शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज में दिया गया, यहाँ पर पूरा आंकड़ा बताया जा रहा है। ठीक है, तो इतने करोड़ लोग गरीबी में शामिल थे, और यह संख्या 15-16 में घटकर 37 करोड़ और 19-21 में कम होकर 23 करोड़ हो गई। मतलब ये घटते हुए क्रम में इसको दिखाया जा रहा है कि ये कैसे 5 से लेकर अभी तक भी ये घटता चला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट है मेरा युवा भारत। ठीक है,
देखिए बताया जा रहा है यहाँ पर मेरा युवा भारत क्या है, तो याद रखेंगे एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। तो देखिए माय भारत, ठीक है। देखिए 11 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत यानी कि माय भारत नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में युवा विकास और युवा नेतृत्व वाली प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी की क्षमता उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि मेरा युवा भारत क्या है, पहला कि एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। दूसरा आप क्या रखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है माय भारत का, तो इसका उद्देश्य है जो हमारे देश के युवा हैं उन युवाओं का विकास करना, उनके नेतृत्व वाली प्रगति को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। और क्या, प्रौद्योगिकी की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। तो इतनी बातें आपको की पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, ठीक है। इसी में देखिए बताया जा रहा है नेतृत्व विकास। अब बताया जा रहा है मेरा युवा भारत का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य युवा व्यक्तियों को नेतृत्व की भूमिका निभाने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए सशक्त बनाना, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर सवाल बनते हैं तो आपको स्टेटमेंट वाइज भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, या फिर इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट उठा के पूछेगा कि मेरा युवा भारत का उद्देश्य जो है वो क्या है, ठीक है। दूसरा देखिए जो हमने पढ़ा, पहला लाइन जो पहला पैराग्राफ पढ़ा उसी को यहाँ पर व्यापक रूप में बताया जा रहा है, ठीक है। फिर बताया जा रहा है जागरूकता और भागीदारी। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जागरूकता बढ़ाने और सरकारी कार्यक्रमों और पहलों में युवाओं की भागीदारी को क्या करना, सुविधाजनक बनाना, उसके लिए डिज़ाइन किया गया इसको। और यह प्रेरित युवा व्यक्तियों और सरकारी कार्यक्रमों के बीच क्या करता है, एक पुल के रूप में ये काम करता है। किसके बीच, जो युवा है और जो सरकारी कार्यक्रम है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा जो भी सरकारी कार्यक्रम है उसको युवाओं में उसमें भागीदारी को बढ़ाना है, ठीक है, सुविधाजनक रूप से, ठीक है, जिससे क्या होगा, सकारात्मक सामाजिक योगदान करने की अनुमति मिलती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है सामुदायिक परिवर्तन। बताया जा रहा है कि संसाधनों तक पहुंच और अवसरों से जुड़ाव के माध्यम से युवाओं को सामुदायिक परिवर्तन एजेंट और राष्ट्र निर्माता बनने की कल्पना की गई है, ठीक है। तो चलिए इतना आपको ये नहीं याद रखना, बस आप की पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब की पॉइंट्स में को एलाबोरेट करके पूछे तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और वे सरकार और नागरिकों के बीच एक कड़ी यानी कि युवा सेतु के रूप में कार्य करेंगे और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए सागर मंथन, ठीक है। अब देखिए सागर मंथन क्या है, तो बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर 2023 को सुशासन संवाद विषय पर गोवा में 5 जन साप्ताहिक पत्रिका द्वारा कॉन्क्लेव सागर मंथन का आयोजन किया गया। तो ये ध्यान रखेंगे पहला कि ये आयोजन किसके द्वारा किया गया, इसके द्वारा, ठीक है। कहाँ पर, गोवा में, ठीक है। और इस सम्मेलन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया था, ठीक है। इनके नाम को ध्यान में रखेंगे बस, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में भविष्य में भारत के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा किया गया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टॉपिक है संसद की सुरक्षा में सेंध। तो देखिए आपको याद होगा, देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि वर्ष 2001 के संसद हमले के दौरान, ये याद होगा आपको 2001 में क्या हुआ था, संसद हमला हुआ था। तो देखिए इसी में बताया गया 13 दिसंबर 2023 को ये जो हमला हुआ था 2001 में, इसी के दौरान हुए। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो शहीद थे सुरक्षा कर्मियों को नेता द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन का मामला सामने आया, ठीक है। एक मिनट मैं इसको रेज कर देती हूँ फिर आपको क्लियर होगा। तो देखिए क्या बताया गया कि 2023 को 2001 के संसद हमले के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लोकसभा में सुरक्षा उल्लंघन का मामला सामने आया। तो ठीक है, ये उनको श्रद्धांजलि देने के बाद ये मामला यहाँ पर सामने आया। बात हो रही है 13 दिसंबर 2023 की, और किस हमले की चर्चा, तो 2001, ठीक है। इसमें बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी या अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, एक आतंकवाद रोधी कानून की धाराओं के साथ साथ आपराधिक साजिश, अतिचार, दंगा भड़काने तथा एक लोक सेवक के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने से संबंधित आईपीसी की धारा भी लगाई है, ठीक है। तो आपको इतनी कहानियां नहीं याद रखनी, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संसद की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती। अब देखिए
दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने संसद भवन परिसर में सुरक्षा उपाय बढ़ाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया। क्या है? तो सुरक्षा घेरे के हालिया उल्लंघन के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा यानी कि CISF अब परिसर की व्यापक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। और पहले दिल्ली पुलिस के जवान संसद परिसरों में आगंतुकों की तलाशी के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, तो आपको एक लाइन में ध्यान रखना है कि अब जो है संसद की जो सुरक्षा की यहाँ बात की जा रही है, तो उससे रिलेटेड एक नया कदम उठाया गया है, जिसमें अब एक व्यापक सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। और वो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो CISF। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत का 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ठीक है, तो ये कब? 17 से 20 जनवरी 2024 के बीच भारत का 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको पूछने वाली जो ऑप्शन में फरीदाबाद सिर्फ डाल दे तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको राज्य का नाम डाला जाएगा तो आप हरियाणा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो विज्ञान महोत्सव हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो पहला पॉइंट ये कितनावा था? तो 9वां। ठीक है, कहाँ पर ये आयोजित हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि इस संस्करण का विषय क्या था? तो विषय था अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ठीक है, तो चूंकि सबको पता है कि अमृतकाल चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, थीम पूछता है, कई बार थीम पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आप हिंदी में याद रख लें, इंग्लिश में याद रखिए, जैसे याद रखना है आप याद कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है भारत NCX 2023। अब देखिए ये क्या है, इसको देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का दूसरा संस्करण, ठीक है, जिसे भारत NCX 2023 के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सिंपली सवाल आपको कैसे पहले बन सकता है, पूछेगा भारत NCX क्या है। ठीक है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे, एक मिनट मैं इरेज कर दूँ। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत NCX क्या है। तो ये राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा से ये जुड़ा हुआ। ठीक है, आपको सवाल पूछ सकता है कि ये किससे जुड़ा हुआ, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो ये सवाल, इस टाइप के सवाल बहुत बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसका क्या उसके बाद और डिटेल में आप याद रखेंगे कि वो क्या है, इस अभ्यास का ये कौन सा संस्करण था? ये दूसरा संस्करण है। ठीक है, तो ये दूसरा संस्करण है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बताया जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो है किसके द्वारा संचालित होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा। ठीक है, NSCS। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य जो है वो क्या उद्देश्य है? सरकारी एजेंसियों, महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों के वरिष्ठ प्रबंधन और तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखिए सबसे पहली बात, देखिए आपको फंसाने के लिए कहाँ पर फंसा सकता है, यहाँ पर सवाल बनेगा। मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ उसको ताकि क्लियर हो। अब देखिए, अब आपको फंसाएगा कहाँ, मैं बताती हूँ। और जैसे आपने पढ़ा, इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी एजेंसियों, महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों और सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों के वरिष्ठ प्रबंधन को, इन लोगों को क्या करना है? प्रशिक्षण प्रदान करना, साथ ही तकनीकी कर्मियों को। आप क्या करेगा, मान लीजिए 1 2 3 ये चारों ऑप्शन आपको दे दिया, लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ मेंशन होगा कि सिर्फ लिख देगा कि सिर्फ सार्वजनिक संस्थाओं के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, सिर्फ सार्वजनिक नहीं, साथ ही साथ निजी, वो दोनों इसमें शामिल है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्या होता है कि सवाल घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि यह अभ्यास समसामयिक साइबर खतरों, घटना से निपटने और प्रतिक्रिया रणनीतियों पर केंद्रित है। चूंकि आप शुरू में ही आप देख चुके हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये साइबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, किससे जुड़ा हुआ है? ये साइबर सुरक्षा से। ठीक है, चलिए उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिसमें घुसपैठ का पता लगाना, उसकी तकनीक, ठीक है, मेलवेयर जानकारी साझा करना, भेद्यता प्रबंधन, प्रवेश परीक्षण, नेटवर्क प्रोटोकॉल, डेटा प्रवाह,
और डिजिटल फॉरेंसिक शामिल है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक कॉलम बनाकर इसको लिख लेंगे, ठीक है, कि ये किस किस चीज़ में ये प्रशिक्षण यहाँ पर उनको प्राप्त होगा, ठीक है, तो इन इन क्षेत्रों में प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीद, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये उम्मीद जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। कई बार आपको फुल फॉर्म भी पूछता है। तो देखिए उम्मीद क्या है, अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर एंड डेवलप, ठीक है। तो ये हर एक वर्ड को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ से आपको पूछा जाएगा। अब देखिए उम्मीद के बारे में देखते क्या है। बताया जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में छात्र आत्महत्या के गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए मसौदा दिशा निर्देशों का अनावरण किया, जिसका नाम क्या है, उम्मीद, ठीक है। तो एक लाइन में आपको की पॉइंट निकालना है, और आपने की पॉइंट क्या निकाला कि जो स्कूल है, स्कूल में पढ़ रहे छात्र जो आत्महत्या कर रहे हैं, इसके समाधान के लिए यहाँ पर उम्मीद को लाया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी गंभीर समस्या बनी है जो बच्चों में देखा गया यहाँ पर, ठीक है। तो स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ही बच्चे ही होते हैं, तो उनकी आत्महत्या से जुड़ी ये उनसे जुड़ी ये गंभीर मुद्दे हैं, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है उम्मीद नामक ये दिशा निर्देश मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों के लिए जागरूकता, संवेदनशीलता और समर्थन तंत्र को बढ़ाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रदान करेगी। तो देखिए कई सारे आप कई बार न्यूज़ में, अखबार में आप देखते होंगे कि ऐसे न्यूज़ पढ़े जो बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्यों, क्योंकि वो प्रेशराइज होते हैं। कई पेरेंट्स की यहाँ पर ये होती है, मतलब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को प्रेशराइज ना करे मार्क्स के लिए, रिजल्ट के लिए, या फिर आगे के लिए, आगे फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे सहम जाते हैं या फिर उनको लगता है कि वो बहुत ही प्रेशराइज है, और उस प्रेशर में आकर कई बार वो क्या करते हैं, गलत कदम उठा देते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर उम्मीद को लाया गया, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य छात्र आत्महत्या की रोकथाम और हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है, हमने पढ़ा है यहाँ पर। और साथ ही साथ किसी छात्र द्वारा चेतावनी के संकेत प्रदर्शित करने या आत्महत्या का प्रयास करने की स्थिति में दिशा निर्देश स्कूल के व्यक्तियों या कल्याण टीम के सदस्यों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको जो मेन याद रखना है वो ध्यान रखना है कि छात्र, जो स्कूली छात्र है, उनकी आत्महत्या की रोकथाम के लिए क्या लाया गया है, उम्मीद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा क्या है, बताया जा रहा है सागर परिक्रमा चरण 9 की शुरुआत, ठीक है। तो सबसे पहला यहीं पर आपका सवाल बन गया कि सागर परिक्रमा चरण कितना, 9। इसकी शुरुआत कब, 7 अक्टूबर 2023 को, कहाँ पर, तिरुवंदनई, तमिलनाडु से की गई, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से, तिरुवंदनई, तमिलनाडु से ये की गई, ठीक है। और यह यात्रा विभिन्न जिलों और पुदुचेरी से गुजरते हुए चेन्नई तक जारी रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने बोला चरण 9, तो ये नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, कई बार इसी को ट्विस्ट करके आपको सवाल, आपके सवाल को घुमा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि सागर परिक्रमा का उद्देश्य जो है वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मछुआरों और अन्य हितधारकों के आर्थिक उत्थान की सुविधा प्रदान करते हुए उनको, उनके मुद्दों को संबंधित करना है। तो मेनली आपको क्या याद रखना है, सागर परिक्रमा जो है वो किन से जुड़ा हुआ है, तो मछुआरों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि इसमें इस कार्यक्रम का 9वां चरण तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय जिलों को कवर करेगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई, लेकिन ये कवर कर रहा है कहाँ, तमिलनाडु, पुदुचेरी के तटीय जिलों को ये कवर करेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कवर किए गए क्षेत्रों में ये जगह, क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, पुदुक्कोट्टई, तंजावुर, नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर, विलुपुरम, चेंगलपट्टू, चेन्नई, कराईकल और पुदुचेरी शामिल है। तो ये थोड़े साउथ के नेम थोड़े क्लिस्ट होते हैं। तो चलिए ये आपको इतना नहीं याद रखना, आपको ध्यान ये रखना है कि ये तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय जिलों को क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बताया जा रहा है कि सागर परिक्रमा के पहले 8 चरणों में गुजरात, दीव, दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार सहित 8 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4115 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, ठीक है। तो अब देखिए 8 चरणों में, अब अगर आप
को मैप ध्यान में रहेगा तो ये आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, जो 8 तटीय राज्य है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास छठे साल भी शीर्ष पर। ठीक है, तो देखिए आईआईटी मद्रास लगातार छठे साल राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF, ठीक है, 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईआईटी मद्रास जो है, मतलब आप इतनी बात समझ गए कि ये लगातार 6 साल से क्या हो रहा है, रैंक 1 में है। कहाँ पर? तो राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में। ठीक है, ये शीर्ष स्थान पर रहा। जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc जो है बंगलुरु को लगातार 9वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो इसको सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय और वहाँ पर मद्रास को NIRF 2024 में शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखें। इसके बाद इसमें IISc बंगलुरु समग्र श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो ये पहले स्थान पर किस में है, जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिला। ठीक है, और जो समग्र श्रेणी की बात करें तो उसमें ये कितने दूसरे नंबर पर है। जबकि IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर, और वहीं IIT दिल्ली तीसरे स्थान से खिसक कर चौथे पर पहुंच गया। मतलब इससे पहले दिल्ली जो है वो तीसरे स्थान पर था, जो अब खिसक कर चौथे स्थान पर पहुंच गया। तो आपको याद रखना है IIT यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि IIT बॉम्बे जो है वो तीसरे स्थान पर रहा, और दिल्ली जो है वो तीसरे स्थान से खिसक कर चौथे पर ये पहुंच गया। ठीक है, और बंगलुरु सेकंड पे और मद्रास फर्स्ट पे। तो मद्रास, बंगलुरु, बॉम्बे और उसके बाद चौथे पर दिल्ली। तो आपको 1 2 3 3 रैंक आप एटलीस्ट याद रखेंगे। ठीक है, विद्युत की बताया जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की घोषणा की। ठीक है, और जिसमें देश के शीर्ष 10 संस्थानों में IIT के साथ नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और JNU भी इसमें शामिल है। ठीक है, शीर्ष 10 संस्थान में इसमें ये भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है एमपॉक्स को फिर घोषित किया गया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। खैर इस नाम से आप परिचित हो चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए बताया जा रहा है WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2024 को 2 वर्षों में दूसरी बार एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान रखेंगे कि एमपॉक्स को क्या किया गया, दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यहाँ पर घोषित किया गया। और यह घोषणा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में वायरल संक्रमण के प्रकोप के बाद की गई, जो पड़ोसी देशों में भी फैल गया। और बताया जा रहा है कि 17,000 वर्ष से अधिक मामले और 500 से अधिक मौतें हुई, जिनमें अधिकतर कांगो में है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। मुख्य बिंदु क्या है, बताया जा रहा है कि बीते 2 वर्षों में दूसरी बार, अभी हमने जाना, जब एमपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया, और इससे पहले जुलाई 2022 में एमपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पहली बार कब किया गया था, 2022 में। ठीक है, और एमपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया, और यह बीमारी कांगो सहित, हमने पढ़ा अभी, कांगो सहित 13 अफ्रीकी देशों में ये क्या हो रही है, ये बीमारी फैल रही है। और इसमें वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कानून के अंतर्गत बीमारी के प्रकोप को लेकर चेतावनी का उच्च स्तर है, और इसकी घोषणा तब की जाती है जब बीमारी नए या असामान्य तरीकों से क्या होती है, ये फैलती है। ठीक है, अब देखिए एमपॉक्स के बारे में बताया जा रहा है कि एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, संक्रामक वायरल रोग है। तो ये आपने पढ़ा ही है पहले, बहुत चर्चित ये पॉइंट है, आप देख रहे हैं। और इसके लक्षणों में दाने निकलना, फफोले बनना, बुखार शामिल है। तो लक्षण आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यह कांगो से बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा सहित पड़ोसी देशों में ये फैल गया है। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पर आपने देखा, ये देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसको। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कांगो सहित कितने 13 अफ्रीकी देशों में भी ये क्या हो रही है, ये फैल रही है। ठीक है, तो देखिए आपने देखा यहाँ पर कि ये कांगो से बुरुंडी, केन्या, रवांडा, युगांडा सहित पड़ोसी देशों में फैल गया है, और यह चेचक वायरस से संबंधित है। चेचक समझते होंगे आप लोग।
और इसलिए चेचक के टीके एमपॉक्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं, फॉक्स जो होता है, ठीक है। अब देखिए हाल ही में स्वीडन में हाल ही में स्वीडन में एमपॉक्स का पहला मामला सामने आया, ठीक है। तो सबसे पहला मामला यहाँ पर हाल ही में अभी बताया जा रहा है, कहाँ पर, तो स्वीडन में ये मामला एमपॉक्स का पहला मामला सामने आया है, जिसमें WHO ने पुष्टि की है कि यह अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स का पहला मामला है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स का पहला मामला कहाँ पर देखा गया, तो स्वीडन में, ठीक है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, देखिए हाल ही में स्वीडन में एमपॉक्स का पहला मामला सामने आया है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा इस लाइन को, ठीक है। और बताया जा रहा है कि भारत ने एमपॉक्स से लड़ने के लिए अपने खुद के एक RT-PCR टेस्ट किट बनाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत ने एमपॉक्स से लड़ने के लिए कौन सा किट तैयार किया, तो RT-PCR किट, ठीक है, जिसे केंद्रीय सुरक्षा औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO द्वारा मान्यता मिल गई है, ठीक है। और इसमें सीमेंस हेल्थनियर्स ने IMDX मंकी पॉक्स डिटेक्शन RT-PCR किट का केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से विनिर्माण की मंजूरी मिल गई है। तो इन सब से मंजूरी मिली है और यह हमारी मेक इन इंडिया पहल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और मंकी पॉक्स सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में से एक शानदार कदम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल कौन सा, चराईदेव मोइदाम, ठीक है। रुकिए, तो आपको पहला ये ध्यान रखना कि भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल कौन सा है, तो चराईदेव मोइदाम, ठीक है। ये कहाँ पर, तो असम के चराईदेव मोइदाम को हाल ही में, तो ये भी आप ध्यान रखें कहाँ का, तो असम का, ठीक है। इसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का कितना 43वां स्थल है, यानी कि 43rd, ठीक है, ध्यान रखें। इसमें क्या है बताया जा रहा है, असम के मोइदाम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली और असम और उत्तर पूर्व में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला तीसरा स्थल है और सांस्कृतिक श्रेणी में पहला, ठीक है। तो ध्यान रखें, असम और उत्तर पूर्व में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला तीसरा स्थल और सांस्कृतिक श्रेणी में क्या है, ये पहला है, ठीक है। और असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस विकास वन्यजीव अभ्यारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो इसको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को कब शामिल किया गया था, 1985 में यूनेस्को की सूची में, ठीक है। अब देखिए यूनेस्को के बारे में यहाँ दिया गया है कि भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर कौन है, कोझिकोड, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है कि 23 जून 2024 को उत्तरी केरल में कोझिकोड पहला भारतीय शहर बन गया, जिसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। तो आपको याद रखना है कोझिकोड कहाँ का, उत्तरी केरल, नॉर्थ केरला का कोझिकोड शहर जो है उसको यूनेस्को साहित्य का शहर का ये शहर घोषित किया गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे पूछेगा कि ये शहर किसको घोषित किया गया, तो कोझिकोड, ठीक है। अब केरल के कोझिकोड में आयोजित एक आधिकारिक कार्यक्रम में केरल के राज्य स्थानीय स्वशासन विभाग के MB राजेश ने घोषणा की कि 23 जून 2024 को पूरे केरल में कोझिकोड के साहित्य शहर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे, पहला तो आपको याद रखना है कोझिकोड को क्या, तो यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया और साथ ही साथ अब से 23 जून 2024 को पूरे केरल में कोझिकोड के साहित्य के शहर दिवस के रूप में अब इसको मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन नेक्स्ट बताया जा रहा है यूनेस्को का पहला युवाओं के लिए सद्भावना राजदूत, ये क्या है देखिए यहाँ पर यूनेस्को के महानिदेशक आड्रे अजोले ने, अच्छा देखिए हम यूनेस्को के बारे में इतना पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि महानिदेशक कौन है, ठीक है। तो आड्रे अजोले ने पेरिस फ्रांस में आयोजित एक समारोह के दौरान 13 सदस्यों वाले दक्षिण कोरियाई यानी कि K-pop बॉय बैंड 17 को यूनेस्को का पहला युवाओं के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया। तो किसको, इसे, ठीक है।
और इसमें यूनेस्को और के पॉप ग्रुप 17 ने गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग नामक एक संयुक्त कार्यक्रम किया, जो दुनिया भर में युवा परियोजनाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी संयुक्त अनुदान कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।